बात महिलाओं की चले, उनके अधिकार की चले, उनके हक हुलूल की चले और अजय साहनी स्टार कुछ बोल ना पाए तो धिक्कार है इस जिंदगी पर। आज दैनिक भास्कर के ऐप पर मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था। एक ऐसी खबर पर नजर पड़ी जहां पे मृदुलिका झा ने एक आर्टिकल लिखा है। यकीनन मन आहत हुआ, भाव विभोर हुआ और न जाने कितनी ऐसी दुर्भावनाओं में गोते लगाने लगा पल भर। वैसे भी मृदुलिका झा मेरी बहुत ही फेवरेट लेखिका हैं, एनालिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं। वो जो भी कुछ हैं उस नारी को सतत प्रणाम है मेरा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक फिल्म देखा था मैंने, आप लोग भी देखे होंगे। वो फिल्म थी गदर। खैर गदर 2 आ रही है। शानदार फिल्म है, चूंकि सनी देओल साहब की है। सनी देओल साहब अब न सिर्फ एक नायक हैं बल्कि एक शानदार महानायक के बेटे भी हैं। और इतना ही नहीं, आज वो एक बड़े दल के सांसद भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको बड़ा प्रमोशन मिलना है, बड़ा अच्छा लगना है। लेकिन फिल्म निश्चित तौर पर अच्छी होगी। सनी देओल की फिल्म है और सनी देओल के अलावा पटकथा बड़ी अच्छी थी गदर की, और गदर 2 भी वैसी ही होगी ऐसा आशा करते हैं। चलिए आगे बताएंगे उसके बारे में हम आप लोगों को, आगे मतलब अगले पोस्टों में। तो मैं ये कह रहा था कि गदर फिल्म में एक गजब का परिदृश्य सामने आया। आप लोग देखे होंगे। अमरीश पुरी साहब अब दुनिया में नहीं है, खैर उनके आत्मा को प्रभु शांति दिए होंगे, बड़ी अच्छी बात। अमरीश पुरी साहब जिस रोल को निभा रहे थे वह एक राजदूत का रोल था, पाकिस्तानी वह राजदूत थे, भारत में थे। और उसी समय बंटवारे की आग में एक दंगा होता है अंबाला या पंजाब के कुछ प्रांतों में। और सोचिए एक हंसता खेलता परिवार पल भर में उस तबाही की आग की लपटों में झुलसने लगता है। वो मंजर, वो दृश्य आप देखे होंगे कि एक सुकोमल सी कन्या इतनी अच्छी भूमिका निभाई थी अमीषा पटेल जी ने। इतनी शानदार भूमिका, इतना प्यारा उनका मासूम सा चेहरा, उनकी भोली सी आवाज। एक बड़े घर की बेटी, पर्दे में रहने वाली बेटी किस तरह से बेघर हो जाती है, किस तरह से पूरा माहौल खराब हो जाता है, बिगड़ जाते हैं हालात, परिवार पाकिस्तान चला जाता है और यह बेटी स्टेशन पर छूट जाती है, दंगाइयों के हाथ लगती है। यह बात अलग है कि उस पटकथा में सकारात्मकता से उसे ओत-प्रोत करते हुए तारा सिंह नाम के सरदार यानी सनी देओल साहब से उसकी मुलाकात हो जाती है। और वह चूंकि पहले से भी उसे जान रहे होते हैं, खुद उस दंगे के दंश को झेल रहे होते हैं, उनका पूरा परिवार मारा जा चुका रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी रक्षा करते हैं, उसे बचाते हैं और सबसे लड़ते हैं, अपनी कौम के लोगों से लड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि एक जीवन ये गजब का है ना, यानी प्राकृतिक आपदाओं के बीच में या कोई ऐसी आकस्मिक घटनाओं के बीच में कभी कभी कोई हंसता खेलता परिवार, कोई अच्छा खासा घर जिसके जीवन में अनंत खुशियां बरस रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से उनके ऊपर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ता है और वो देखते ही देखते पूरी तरह से विपदाओं के बवंडर में फंस जाता है। ऐसा ही वो पोस्ट था, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। महिलाओं को लेकर कुछ बातों को उन्होंने कहा था, मृदुलिका ने, उन बातों को रखना बहुत बेशुमार जरूरी है। मुझे लगा कि ये पोस्ट आप तक पहुंचना चाहिए। गजब की बात कही है इसमें, बहुत ही ज्यादा दुखद, मतलब गर्त में ले जाने वाला है ये, लेकिन आप लोगों को इसे सकारात्मक वे में लेना है। इससे आपके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान शायद बढ़ जाएगा, उनकी सुरक्षा करने की भावना प्रबल हो जाएगी और रियल रिपोर्टर न्यूज यही चाहता है।
द टैलेंट ने अपने ताजा इश्यू में इसी पर बात की थी कि कोई प्राकृतिक आपदा महिलाओं के लिए मौत से भी भयंकर खतरे लेकर आती है। ऐसा उनके आर्टिकल में लिखा है। एक्सट्रीम इवेंट्स एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस नाम से छपी स्टडी में अलग अलग देशों की कुल 41 स्टडीज शामिल की गई थी, जिसमें समुद्री तूफान से लेकर बाढ़, सूखा, भूकंप और जंगलों की आग भी शामिल थी। यानी आप जानते होंगे, मैं नेपाल गया था, हम लोग वहां पे ऐसे ऐसे कुछ दृश्य देखे। पहाड़ों के ऊपर अलग तरह के गांव बसे हुए हैं, घर बसे हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा कि हमारे साथ हमारे मोहम्मद राजू साहब थे, सीवान के बड़े अच्छे हमारे शानदार साथी हैं, जोरदार लीडर, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व हैं वो, और बहुत ज़्यादा भ्रमण करते हैं, सफ़र करते हैं अपनी कार से। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब भूकंप आदि जैसे झटके आते हैं या आपदाएं आती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित ये लोग होते हैं, इनके घर मकान ढह जाते हैं। बाढ़ आती है कई बार, ऐसे जो पठार क्षेत्र हैं वहाँ पर तो पूरा का पूरा कुनबा और गांव बह जाता है। सच लगा, ऐसा लगा कि यार अगर यहाँ पर कभी बादल फटे या कोई ऐसी घटना हो तो ये तो सब खत्म हो जाए। और इतिहास में आप पता करेंगे तो ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बड़ा गजब का लगा मंजर। तो आप लोगों को कहना चाहते हैं कि इस दौरान देखा गया है कि कोई भी देश प्राकृतिक आपदा की सोचते हुए सिर्फ यही देखता है कि कितने मारे गए या फिर कितने बेघर हो गए, सिर्फ ये सर्वे निकाला जाता है। खान पान और नौकरी के इंतजाम सोचे जाते हैं, लेकिन किसी की नजर महिलाओं पर नहीं जाती। तिनका तिनका जोड़कर घर संजोती स्त्री अब उस शिविर में है जिसका कोई दरवाजा नहीं है, जहां दिन से लेकर रात तक कोई भी आ सकता है, जा सकता है और किसी भी किस्म की हिंसा कर सकता है। इस हिंसा की कोई सुनवाई भी नहीं है। शिविरों में जब महिलाएं, कोई सुंदर महिला, किसी की बहन बेटी, सोचिए अगर रहने पर विवश हो जाएं तो हालात कैसे हो सकते हैं। जहां पर नेता का चोला ओढ़े न जाने कितने लोग अपने गुर्गों के साथ आएंगे, कुछ राहत सामग्री वितरण करेंगे, और अगर उसमें से कोई लड़की, कोई युवती पसंद आ गई उनको तो उसे पाने की कवायद भी की जाएगी, उसे अपनाने की, उसे प्रलोभन देने की, उसके साथ समझौते करने की। ऐसा वाकया मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। इसमें एक विकल्प और भी है, वे बाढ़, भूकंप, जंगल की आग, सूखे के बीच चुपचाप पड़ी मौत का इंतजार करें हिंसा से। हालांकि यहां भी वे अनछुई नहीं रहेंगी, क्योंकि ये विकल्प भी उनके लिए उनके पति, पिता, भाई चुन रहे हैं। कैसे, क्या होता है? पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों बाढ़ की चपेट में है, जिसमें लगभग 1/3 आबादी सीधे सीधे प्रभावित हुई है। हजारों लोग राहत शिविर में हैं। इस बीच खबर आती है कि वहां के पंजाब प्रांत के एक गांव के लोगों ने कैंप में जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बात आप लोगों तक जाएगी और शायद आप लोग कहेंगे कि हाँ, उन लोगों ने ठीक ही किया, लेकिन क्या महिलाओं की जिंदगी पर एकाधिकार पा गया है पुरुष? महिलाएं, रिश्तों से बंध जाने वाला ये डोर वाकई बड़ा मजबूत है। वो रिश्तों का मोह पास है जो महिलाओं को आजाद नहीं करता है। लेकिन उसे दूसरे वे में देखेंगे तो जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई भी हैं, आपके घर की स्त्रियां हैं, आपके घर की महिलाएं, आजादी के नाम पर मतलब उस रिश्ते के डोर को तोड़कर चली जा सकती हैं, लेकिन आपका मन, आपका दिल ये करने के लिए कभी भी आजादी नहीं देता है कि उनसे आपका रिश्ता खत्म करके चले जाना ये वाजिब है, माकूल है। ये सत्य है। शायद इसीलिए पुरुष महिलाओं के नजरिए से देखने पर ऐसा लगता है कि सिर्फ वो उन्हें अपनी जायदाद और जागीर समझता है, लेकिन सत्य ये भी तो है कि हम उन्हें प्यार करते हैं, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में। ये प्यार भी तो हो सकता है जो उन्हें अपने से अलग होना, असुरक्षित होना, भटकना, तड़पना ये नहीं देख सकता। लेकिन खैर, मृदुलिका जो कहती हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहां उस गांव के लोग क्यों नहीं शिविरों में जाना चाहते हैं, कैंपों में जाना चाहते हैं। क्योंकि गांव के पुरुषों को डर है कि वहां जाने पर उनकी स्त्रियां और गैर पुरुषों में संपर्क हो जाएगा।
वे उन्हें देख सकेंगे, यानी वो लोग आएंगे, पाकिस्तान के लोग आएंगे, देख सकेंगे, उनसे बातें करेंगे, मदद भी करेंगे। इस तरह से स्त्रियां पाक नहीं रह जाएंगी, ऐसा उन गांव वालों का मानना है। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पानी में डूब चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं, न खाना आ सकता है न दवाई आ सकती है, लेकिन पुरुष जिद पर अड़े हुए हैं। पाकिस्तानी राहत और बचाव दल बार बार चेतावनी दे रहा था कि कभी भी हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन गांव में रहना खतरनाक है, लेकिन स्थानीय पुरुषों के लिए महिलाओं की पवित्रता हर चीज से ऊपर है। गौर करने की बात यह है कि पवित्रता के मायने पुरुष ही तय कर सकते हैं। कुछ साल पहले एक ऐसी भयावह घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों का रोम रोम न पिघल गया तो आप लोग कहिएगा। कुछ साल पहले की एक दर्दनाक घटना दुबई में हुई थी, और आप लोगों को बताएं कि जब समुद्र तट पर पिकनिक मनाने आई एक युवती डूबने लगी, रेस्क्यू विभाग तुरंत पानी में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन रूढ़िवादी और कट्टरवादिता देखिए कि तभी युवती के पिता विरोध में आ गए, रेस्क्यू टीम को रोक दिया, जिद पर अड़ गया। उसका कहना था कि जान बचाने के क्रम में पराये पुरुष उनकी बेटी को छुएंगे, उससे बेहतर है कि उसकी मौत हो जाए। काश कि अगर उसका बेटा डूब रहा होता तो शायद ये बात वो नहीं कहता ना। अगर स्त्रियां बचाने जा रही होती तो भी नहीं कहता। यानी यहीं पर डिवाइड कर दिया गया है। पुरुषों के संपर्क में स्त्रियां आ जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्त्रियां पुरुषों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, चाहे भले उनकी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा मानना है इस पुरुष माइंडसेट का। भारत ही सिर्फ पुरुष प्रधान नहीं है, आप लोग विदेश के उन कट्टरवादी लोगों के बारे में भी जानिए। जहां पर यह घटना हुई, आपको बता दें, पिता को बेटी देखते ही देखते डूब गई, मदद के अभाव में वो डूब गई। भाई साहब, पिता को अरेस्ट करने के कुछ ही घंटे बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि आखिरकार उसने एक स्त्री को उसके दायरे में रखा, छोड़ दिया गया। ढेरों ढेर वाकये हैं ये दुनिया जहां तूफान से घर की दीवारें नहीं ढहती, औरतों की इज्जत भरभरा कर गिर जाती है। बारिश की कमी यहां आटे के कनस्तर से ज्यादा महिलाओं की पाकीजगी पर असर डालती है। जंगल की आग में पेड़ जितना ही उनकी किस्मत भी सुलगती है, ऐसा मृदुलका ने लिखा है। शानदार लेखनी है उनका, सलाम है इस जज्बे को। सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक कि महिलाएं खुद आगे बढ़कर अपने विकल्प चुनना न शुरू कर दें। जब बाढ़ में घर डूबने पर वे जल समाधि लगाने से इनकार कर दें, बल्कि दुनिया के बीहड़ का खुलकर मुकाबला करें। वक्त बदलेगा जब महिलाएं पवित्रता पर आजादी चुनने लगेंगी। आप लोगों को बताना जरूरी है कि इस पूरे लेख को, पूरे इस आर्टिकल को संबल देने के लिए मृदुलका ने शुरुआत जहां से किया था, उसका शीर्षक है बात बराबरी की। स्त्री बाढ़ में डूबे या भूकंप में दबकर जान गंवा दे, लेकिन पराये पुरुषों के हाथों से बची रहनी चाहिए, ऐसा माइंडसेट है पुरुषों का। उन्होंने ये शीर्षक दिया है। आगे लिखती है कि 26 दिसंबर 2004 सारी दुनिया क्रिसमस के खुमार में डूबी थी। समंदर किनारे सैलानियों की हंसी लहरों से कदम ताल कर रही थी। तभी श्रीलंका और इंडोनेशिया में एक तूफान आया, नाम था सुनामी, जिसमें कुछ ही घंटों के भीतर तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए। सुनामी आया था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, और कई गुना ज्यादा बेघर हो गए। इनमें महिलाएं भी थीं, घर बार वाली वो महिलाएं जिनकी जिंदगी अब मौत से बदतर होने जा रही थी। शाम का झुटपुटा घिरा आया था। कैंप से निकलकर शौच के लिए मैं झाड़ियों की तरफ गई कि 2 पुरुषों ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा कहना है एक महिला का। उस महिला के बारे में जितने भी लोगों ने प्रकाशन किया है, कैंप और शिविरों में रहकर अन्याय और अत्याचार सहने वाली महिलाओं में इस महिला का जिक्र है। कहा गया कि मेरा मुंह दबाकर हाथ पैर जकड़कर उनमें से एक ने कहा, समंदर अभी भी उफान पर है, तुम लहरों में जाकर मरना चाहोगी या रेप के बाद जीना। वे मुझसे कोऑपरेशन चाहते थे ताकि उनका जी बहल जाए और मैं भी बची रहूं। मैंने वही किया। ये दर्द है उस अनाम महिला का जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज और ऑक्सफेम समेत कई संस्थाओं ने सुनामी प्रभावित इलाकों में सर्वे के बाद किया है। इस सर्वे में पाया गया कि राहत कैंपों में रहती ज्यादातर महिलाएं किसी न किसी हिंसा का शिकार होती हैं, खासकर यौन हिंसा की शिकार। किसी के पास न तो घर था, न खाना और न दवाई।
कई माएं भूख से रोते बच्चों के लिए दूध जुटाने खातिर यौन हिंसा सहती। कई महिलाएं शाम घिरने के कारण तो कई महिलाएं दिन के उजाले में अकेला पड़ने के कारण रेप की शिकार हुई। कम उम्र बच्चियां बेची खरीदी गईं स्कूल ड्रेस पहनने और कुछ बनने का सपना देखती आंखें दुनिया से ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी उनका हिस्सा ही नहीं थी। तो ये खबर था महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए। और महिलाएं खुद को मजबूत और सशक्त नहीं करेंगी तो ये पुरुष प्रधान देश, पुरुष माइंडसेट का ये समाज उनका शोषण करता रहेगा। आपको लड़ना होगा, लेकिन बहुत बार ऐसे हालात बनते हैं महिलाओं के सामने जब उन्हें समझौते करने पड़ते हैं। उन समझौतों के पीछे बहुत सारी शर्तें होती हैं, लेकिन बहुत बार बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो शर्तों के आगे झुकती नहीं हैं, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीती हैं। कोशिश कीजिएगा, हुनरमंद बनिए, काबिल बनिए, योग्य बनिए और आप अपने जीवन में जितना चाहती हैं बदलाव कर लीजिए। जय जयकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पे थे। जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते।